नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका का यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले जो आपकी भर्तियां निकलती थी वो ऑफलाइन की प्रोसेस होती थी, यानी कि आप मैनुअली आपको फॉर्म भर के जमा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अब ऑनलाइन की प्रोसेस कर दी गई है और ऑनलाइन की प्रोसेस भी किया किससे है, चयन डॉट एमपी ऑनलाइन के द्वारा, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के द्वारा ही ये सारी भर्तियां का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी को। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है WCD मतलब वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर गो वाली प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका पदों की भर्ती प्रक्रिया, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण लिंक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो फॉर्म है कब से कब तक चलने वाले हैं। 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक फॉर्म चलने वाले हैं। आपकी जो सेकंड स्लिप रहती है, इसमें रसीद की स्लिप निकलती है, वो कब निकलेगी, वो भी आपको 4 जुलाई तक ही निकलेगी। 20 जून से लेकर के 4 जुलाई तक निकलेगी। भुगतान की जो प्रोसेस है वो भी सेम इसी डेट में रहेगी। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना हो, कौन कौन सी जानकारियां हैं, तो वो सारी जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको फॉर्म भरना है तो अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। ये सारी जानकारी रहेगी, एक एक करके पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको पूरा फॉर्म की पूरी जानकारी फिलअप करना है। देखिए 23/5/2025 को ये आपके सामने आप जो है प्रपत्र जारी कर दिया गया था सरकार की तरफ से। देखिए यहाँ पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तथा एक आंगनबाड़ी सहायिका का मान सेवी पद का प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनबाड़ी आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को हितग्राहियों तक उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु कौन कौन सी योग्यताएं इसमें मांगी गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो पद के लिए कौन कौन सी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे आयु की। तो आयु में आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। इससे ज्यादा का मतलब 18 से कम और 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदिका, यहाँ पर देखिएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना हो, उस कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम या फिर 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में भारत सरकार के द्वारा आयु सीमा में परिवर्तन के अनुसार निर्देश में परिवर्तन किया जा सकेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा हेतु निर्धारित आयु से संबंधित मापदंडों को ही पूरा किया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो और जानकारियां आपको समझना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको देखना है मूल निवासी आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र में से संबंधित वार्ड में स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस वार्ड से आपको अप्लाई करना है उस जगह का आपके पास कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ही आप वहां से उस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। किसी और जिले से आप अप्लाई नहीं कर सकते जहां का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड में स्थायी या निवासी प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड के अद्यतन मतदाता सूची या फिर बीपीएल में सूची में महिला का नाम होना चाहिए। और अथवा इसके अलावा इसमें दिया गया है अविवाहित महिला होने पर उसके पिता या फिर माता का नाम और विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दी गई है। चलिए और आगे जानते हैं तो और कौन कौन सी जानकारी। आप शैक्षणिक बात कर लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी की भर्ती में आपको यहाँ पर शामिल होना है। अगर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या सहायिका के रूप में आपको अगर फॉर्म भरना है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पदों के लिए चयन हेतु महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर आवेदन
कर पाएंगे, मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक या फिर और कुछ है तो मान्यता दी जाएगी। अगर आपके पास 12th है तो कोई दिक्कत नहीं, 12th से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद की और भी जानकारियां रहेगी, मैं आपको बताऊंगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर खत्म नहीं होती है, और भी जानकारियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची के स्व सत्यापन प्रति सत्यापन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी पड़ेगी। सत्यापन की प्रोसेस रहती है, जहां पर आप सत्यापन करवाने जाएंगे वहां पर आपके सामने ये पूरी जानकारियां मांगी जाएगी। जो मेन जानकारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात रहती है कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के रूप में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ये आपको बहुत बड़ी बात है, ये समझ लेना है। तो आंगनवाड़ी केंद्र और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी। योग्यता की सूची के अनुसार आपको 100 अंक दिए जाएंगे। अब वो 100 अंक कैसे मिलेंगे वो आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना शांति से, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला या फिर अभ्यर्थी है तो आपको 5 अंक अलग से मिलेंगे, पहली बात। दूसरी, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले कोई भी परिवार से अगर महिला अभ्यर्थी है तो उसको 5 अंक अलग से दिया जाएगा। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी को भी 5 अंक अलग से दिया जाएगा। अब इसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका और पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या फिर ऊषा कार्यकर्ता या फिर पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अगर 5 वर्ष का आपने कार्य अनुभव के रूप में कोई सा भी आपने लाभ लिया है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, उन्हीं तो उक्त लाभ हेतु केवल उन्हीं आवेदिका को जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इनको यहाँ पर आपको 10% तक आपको यहाँ पर अलग से इसमें पॉइंट दिया जाएगा। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या क्या आपके पास होने पर क्या क्या आपको नंबर मिलेगा। हायर सेकेंडरी कंपलसरी मांगा गया भैया, सभी के लिए हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में 40% तक आपको 25 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 अंक आपको मिलेगा। अब इसके बाद में इसके बाद का और आपको देख लेना है, 40% से ऊपर जितनी भी आपकी परसेंटेज रहेगी उसमें अंकों के अनुसार आपको प्रति 2 अंक मतलब 2% पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जितने भी आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका 2 अंकों पर 1 पॉइंट आपको अलग से जुड़ता जाएगा, जितनी आपकी 12th में परसेंटेज है। अब बात करते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में, अगर उच्च शैक्षणिक योग्यता आपके पास और कुछ है, जैसे स्नातक हुआ या फिर स्नातकोत्तर मतलब पीजी हुआ, अगर इनमें से कुछ है आपके पास तो आपको 10 अंक अलग से दिया जाएगा। ये अंक तालिका में बता रहा हूं, इसी प्रकार से आपका चयन होगा। अब बोनस की बात कर लेते हैं, बोनस अंक किस किस को मिलेगा वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे बोनस अंक उनको मिलेगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु के कारण से प्राकृतिक या दुर्घटनावश होने पर मृतक की कार्यकर्ता, सहायिका की बेटी इत्यादि योग्यता रखती है। मतलब किसी भी आपके घर में किसी की मान लो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या कोई भी हो और उनके किसी कारण से अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उनकी बेटी हो या फिर उनके घर के कोई भी मेंबर हो तो उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो सभी संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता बेटी या फिर इन पर सभी पर जो आश्रित हो उनको यहाँ पर 10 अंक अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आ गई। अब आपका जो टोटल अंक है वो आपको है 100 अंक इसमें मिलेगा। कितने? 100 में से जितना आपको यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन और जो भी आपके पास है उसके अनुसार आपको मिलेगा। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो तो अगर 10 अंक आपको मिलेगा, अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो तो 10 आपको अंक प्राप्त हुए। इसके बाद में अगर आप 12th में अगर 40% से ऊपर आपके पास परसेंटेज है तो 25% तो आपको ये मिल गया। इसके बाद में अगर आपका 40% से ऊपर अगर 20% और आ गया, मतलब आपके पास अगर 20% और ऊपर है तो उसका आपको 1 अंक मिलता है।
2 नंबर के 1 अंक मिलते हैं, मतलब आपको 10 नंबर और आपके पास जुड़ गया। अगर आपके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता में जैसे पीजी या फिर यूजी कुछ आपने किया है तो आपके 10 नंबर और जुड़ गया। इस प्रकार से आपके अंक जोड़े जाएंगे, जैसे यहाँ पर 25, 10, 35, 45 और 55। ये 55 नंबर तो आपको यहीं पर मिल गया है। ये तो आपकी शैक्षणिक योग्यता और आपके पास कुछ जानकारियां हैं। तो अगर इनके अलावा भी जो जानकारियां, बोनस अंक वगैरह कुछ हो आपके पास, तो उसी प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया भी किया जाएगा। और आगे की जानकारी बता देता हूँ। अब इसके जो फॉर्म रहते हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आशा कार्यकर्ता या फिर कार्यकर्ता या फिर सहायिका, जो भी आंगनवाड़ी से रिलेटेड है जिसका आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर समग्र आईडी आपकी इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ से आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आवेदक का नाम, समग्र आईडी इंटर करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर डालते हैं तो आवेदक का नाम, आवेदक का पिता माता का नाम जो भी कुछ है तो वो समग्र आईडी से आएगा। समग्र आईडी से ही आपकी जन्म तारीख आएगी। कैलकुलेशन भी यहाँ पर जो भी आपकी जो डेट का कैलकुलेशन है वो भी समग्र आईडी से आएगा। यहाँ पर देखेंगे जो श्रेणी रहता है वो भी आपका यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप, है। अगर इसमें ऐसा कुछ लगता है आपको कि कुछ चेंजेस करना है नाम जन्म तारीख वगैरह किसी में भी, तो आप अपनी समग्र आईडी को अपडेट जरूर कीजिएगा, वहीं से आपको पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। वैवाहिक स्थिति जो भी है आपको यहाँ पर चुनना रहेगा। अब देखिए वन बाय वन आपको एक एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आवेदन कौन से संभाग से करना है। जिस संभाग से आपको करना है, जैसे मान लो आप इंदौर के रहने वाले हो तो इंदौर संभाग, आसपास के जो भी आपका जो क्षेत्र लगता है वो इंदौर के अनुसार लगेगा। हम भोपाल के आसपास से हैं तो हमारा जो संभाग है वो भोपाल है। इसके बाद में कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं तो वो जिला आपको यहाँ पर चॉइस करना होगा। अब यहाँ पर परियोजना की बात करें तो परियोजना आपका जो क्षेत्र लगता है, जैसे तहसील कौन सा लगता है, परियोजना मतलब तहसील ही, तो आपको तहसील कौन सा लगता है वो तहसील भी आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे परियोजना में आपने कोई शहर लिया है, ग्रामीण क्षेत्र से आसपास का कुछ लिया आपने, तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र भी है या शहरी क्षेत्र भी है, जो भी बड़ी बड़ी जगह है वो सब आपके सामने देखने को मिल जाएगा। आपको कौन से क्षेत्र से भरना है वो आपके सामने यहाँ पर आपको देख लेना है। अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र, अब यहाँ पर आप जैसे थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आंगनबाड़ी केंद्र भी आ जाएगा। अब कौन से आंगनबाड़ी केंद्र से आपको फॉर्म भरना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा, सारे सिलेक्ट नहीं होगा। जो भी आपको सिलेक्ट करना है किसी एक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन करने हेतु आपका जो पद है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। आंगनवाड़ी सहायिका आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आया है, तो आपको आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन करना होगा। देखिए इसमें पूछा गया है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम या शहरी क्षेत्र, जो आपने विज्ञापन में यहाँ पर देखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने जो आ रहा है, क्या उसी जिले से उस जगह से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो आपको उसी जगह से ही आपको बिलोंग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर यस किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी संबंधित जानकारी, मतलब आपके मूल निवासी की जानकारी क्या रहेगी। मूल निवासी के लिए आपको यहाँ पर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर राजस्व विभाग के द्वारा निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसके आपको यहाँ पर नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ना है। क्या आपका या आपके पति पिता माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी या किसी भी संबंधित बीपीएल सूची में पात्रता पर्ची में सम्मिलित है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देना होगा। मतलब साफ साफ है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपके माता पिता या कोई भी हो या आप स्वयं हो, आपके यहाँ बीपीएल कार्ड या फिर पात्रता पर्ची में अगर आपका नाम सम्मिलित है तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। स्वयं का है, पिता का है, माता का है, जिसका भी हो। और अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। अगर नो करते हैं तो यहाँ पूरी जानकारी अलग हट जाएगी। अगर है तो आपको यहाँ पर जिसके भी नाम से हो उसका यहाँ पर आपको जिक्र करना रहेगा, बीपीएल क्रमांक आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। अब देखिए क्या आपका या फिर आपका पिता माता या फिर किसी का भी आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम वार्ड से या फिर शहरी क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में सम्मिलित है, मतलब उस जगह से जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आप या फिर आपके घर के कोई भी मेंबर जिनके आप जैसे पिता हो या पति हो, जो भी आपके सरनेम के आगे लगता है, तो अगर आप में इनमें से कोई का भी अगर वहां पर उस वार्ड में उस जगह से जहां से अप्लाई करना चाहते हो, क्या वहां पर उनका आपका नाम वगैरह कुछ सम्मिलित है वहां की मतदाता सूची में,
अगर इसे नो करते हैं तो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। जारी जो दिनांक है वो यहाँ पर आपको देना होगा। ये दोनों जगह आप कुछ यहाँ पर यस करते हैं तो आपको ये देने की जरूरत नहीं, और अगर आप यहाँ पर इसे नो कर देते हैं तो ये जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। चलिए इसके बाद में और जानकारी आपको समझ लेना है। पूर्ण पता मूल निवासी से संबंधित जानकारी के अनुसार, तो आपका जो जिला है वो जिला चॉइस करेंगे, तहसील, इसके बाद ब्लॉक कौन सा लगता है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र कौन सा लगता है, जो भी जहां का आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में लिखा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है उसको आपको यहाँ पर डालना, क्योंकि बाद में ओटीपी वगैरह कुछ आता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों अभी सिर्फ आपके सामने जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है वो सिर्फ 12वीं है। योग्यता के अनुसार यहाँ पर आपका जो 12वीं है, 12वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना रहेगा, वर्ष कौन सा है वो एंटर करना रहेगा, और परसेंटेज यहाँ पर एंटर करना रहेगा। अब इसके बाद में क्या आवेदिका जो भी है, आप अगर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर जो भी आपके पास डिग्री किया है अगर आपके पास हो तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने, अगर आप यस करते हैं तो आपको जब आपका सिलेक्शन होगा तब ये जानकारी आपको वहां पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदन क्रमांक, एक आवेदन क्रमांक आपके सामने आ जाएगा। उस आवेदन क्रमांक को आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद में पूरी जानकारी जो भी आपकी है, अभी देखिए फोटोग्राफ हमने यहाँ पर अपलोड नहीं किया है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो आगे नीचे में आपको पूरी जानकारी वो भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब कहां से आपने यहाँ पर जो जो आपने जानकारियां भरी है वो सारी जानकारी आपको चेक कर लेना। संभाग क्या है, भोपाल है, जिला कौन सा है, सीहोर है। इसके बाद परियोजना कहां से आपने लिया है, कौन से तहसील से लिया है तो तहसील। इसके बाद सेक्टर क्या है, तो सेक्टर जो भी आपके क्षेत्र लगता है उसको सेक्टर बोलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा है, और केंद्र के साथ में कौन सी जगह से आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद वार्ड की बात करें तो वार्ड में भी आपको वही जगह का नाम आएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो आपका पद क्या है वो पद भी आपके सामने यहाँ पर मिलेगा, और इसके बाद में पूरी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ तक की पूरी जानकारी आपने समझ लिया। अब इसके बाद में जो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो मूल निवासी से संबंधित जानकारी है वो आपने यहाँ पर भर दिया है, ये जानकारी हम देख चुके हैं। इसके बाद में आपका जो पूर्ण पता है वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक योग्यता में आपका वर्ष, एक तो आपका रोल नंबर, एक वर्ष, और जो आप परसेंटेज डाल रहे हैं उसमें एक एक अंक भी आपका कीमती रहता है। यहाँ पर जरा सी भी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अच्छे से एक बार चेक कर लेना, यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब देखिए आवेदक का जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है, अपलोड करना रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 केबी से ऊपर होना चाहिए, 200 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात करते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र की। मूल निवासी प्रमाण पत्र भी 200 केबी तक ही चलेगा, और वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद में 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, ये जितने भी आपने कैटेगरी है आपके यहाँ पर, जितने भी आपको जो मांगा गया है वो सब आपको अपलोड करना। अपलोड करने के बाद में देखिए यहाँ पर कुल शुल्क आप 118 रुपए का दिया गया है। तो यहाँ तक की पूरी प्रोसेस में आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देना है। अब देखिए दोस्तों फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज जरूर आएगा, ऑब्जेक्ट प्रेफरेंसेस नॉट सेट। इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है उसका टाइम आउट हो गया। मतलब आपने अगर 5 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर का, 20 सेकंड का टाइमिंग रहता है इस फॉर्म का, अगर आपने 20 सेकंड तक सर्वर को, पोर्टल को अगर फ्री छोड़ दिया है तो ये प्रॉब्लम आएगी, वापस से आपको लॉगिन करना रहेगा। वापस से आपको होम पेज पर चलना है। प्रोसेस आपकी शुरुआत से नहीं करना है आपको। जो नंबर आपने यहाँ पर नोट डाउन किया था, जो नंबर आपने यहाँ पर नोट डाउन किया था वो नंबर आपको यहाँ पर कॉपी करना रहेगा। कैसे करना रहेगा चलिए मैं बताता हूँ। भुगतान नहीं किए गए, मतलब भुगतान ना किए गए आवेदन के लिए यहाँ पर इस वाली लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। वापस से जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाली जानकारी, आपको मैंने जो नंबर आपको नोट करवाया थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद जो जन्म तारीख, जो समग्र आईडी फेस होकर के आई है वो आपको जन्म तारीख यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और विवरण देखें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो प्रोसेस हमने किया था, यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर लगाया था, लेकिन डॉक्यूमेंट लगाते समय सर्वर का फेस होना, गलत होना, ये सब क्या होता है, सर्वर की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमने जो डॉक्यूमेंट हमने लगाया था, जैसे फोटोग्राफ हमने अपलोड किया था वो अपलोड हो चुका है, लेकिन हमें क्या है वहां से बाहर कर दिया गया था। वापस हम जैसे लॉगिन करके आते हैं तो यहाँ पर अपलोड हुए फोटो को एक बार आपको देख लेना। जो जो जानकारियां आप अपलोड कर रहे हैं
वो सब आपको देख लेना। देखिए दोस्तों, ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करें, भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगली प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरी प्रोसेस आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको पेमेंट करना रहेगा। अब पेमेंट करने के लिए मेरे पास तो आईडी है एमपी ऑनलाइन की। अगर आपके पास कियोस्क ना हो तो फिर आप यहाँ पर बारकोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कियोस्क है इंटेस का, एमपी ऑनलाइन का, उसको सही करें, इसमें पेमेंट अटकने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। चलिए, तो यहाँ तक देखेंगे ये सारी कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो भुगतान है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी जानकारियां कंप्लीट हो चुकी है, ये फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं रसीद भी आ गई है और इस प्रकार से आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फॉर्म की प्रिंट आउट रहेगी। फॉर्म की प्रिंट आउट भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट निकलेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपकी ये प्रिंट आउट रहेगी। इस प्रकार से आप प्रिंट आउट को या तो ले सकते हो या फिर इसे सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।